द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड महाश्रृंखला। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मेरे पास क्या नहीं है। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल उल्टा सवाल पूछती है, मेरे पास पहले से क्या है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, ये किताब आपको भीतर से पूरा महसूस कराना सिखाती है। और जब इंसान भीतर से पूरा होता है तो बाहर की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अध्याय 1, ग्रैटिट्यूड क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है? धन्यवाद के पीछे का विज्ञान। क्या आपको लगता है कि कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शिष्टाचार है? क्या आपको लगता है कि किसी को धन्यवाद कहना सिर्फ एक सामाजिक रस्म है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी इस धारणा को जड़ से उखाड़ देगा। न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। हार्वर्ड हेल्थ और MIT की ताज़ा रिसर्च ये साबित कर रही है कि कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक न्यूरोकेमिकल स्विच है। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को बदल देता है जो आपकी खुशी, आपकी शांति और यहाँ तक कि आपकी सफलता को कंट्रोल करता है। आज इस महाश्रृंखला के पहले अध्याय में हम ग्रैटिट्यूड को एक आध्यात्मिक भावना के तौर पर नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल टूल के तौर पर डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि जब आप आभारी होते हैं तो आपके शरीर के भीतर कौन सा परमाणु विस्फोट होता है। भाग 1, ग्रैटिट्यूड का न्यूरोकेमिकल आधार। जब आप दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपका दिमाग 2 सबसे शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन ये रिवॉर्ड केमिकल है। जब आप किसी चीज के लिए आभारी होते हैं तो आपका दिमाग आपको एक प्राकृतिक नशा देता है। ये वही केमिकल है जो आपको किसी जीत या सफलता के बाद महसूस होता है। सेरोटोनिन ये मूड स्टेबलाइजर है। ये आपकी बेचैनी और तनाव को तुरंत कम कर देता है। नेचर न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च के अनुसार कृतज्ञता का अभ्यास करने वाले लोगों के मस्तिष्क के मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज्यादा सक्रियता देखी गई। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सीखने और फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। सरल भाषा में कहें तो आभारी होने से आप सिर्फ खुश नहीं होते, आप स्मार्ट भी होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे एक समीकरण में देखा जा सकता है, हैप्पीनेस स्टेट इज इक्वल टू परसेप्शन इनटू ग्रैटिट्यूड अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस वो मानसिक तनाव है जो आप इस पल से लड़कर पैदा करते हैं। जैसे ही कृतज्ञता बढ़ती है, रेजिस्टेंस घट जाता है और आपकी खुशहाली का स्तर बढ़ जाता है। भाग 2, कमी से पूर्णता की यात्रा, साइकोलॉजिकल शिफ्ट। ग्रैटिट्यूड सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जिसमें आप इस पल से लड़ना बंद कर देते हैं। लेखिका लुइस हे अपनी किताब में कहती हैं, जब आप किसी चीज के लिए आभारी होते हैं तो आप जीवन को ये संदेश देते हैं कि मैं कमी में नहीं हूँ। हमारा दिमाग लाखों सालों से खतरे को ढूंढने के लिए विकसित हुआ है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। इसीलिए हमें अपने जीवन की कमियां और कमजोरियां बहुत जल्दी दिख जाती हैं। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आप अपने RAS यानी रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीट्यून कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग को ये निर्देश दे रहे होते हैं कि उन चीज़ों को ढूंढो जो सही हैं, उन अवसरों को देखो जो मौजूद हैं। जब आप जीवन को संदेश देते हैं कि आपके पास पर्याप्त है तो आपका मस्तिष्क उन रास्तों को खोल देता है जिनसे और अधिक प्रचुरता यानी अबंडेंस आपकी ओर खींची चली आती है। ये जादू नहीं, ये कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है। भाग 3, ग्रैटिट्यूड और सर्वाइवल ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वर्सेस अमिगडाला। हमारे दिमाग के केंद्र में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये हमारे डर, गुस्से और चिंता का घर है। जब हम कमी में जीते हैं या शिकायत करते हैं तो अमिगडाला हमेशा सक्रिय रहता है, जैसे कोई इमरजेंसी अलार्म बज रहा हो। लेकिन ग्रैटिट्यूड इस अलार्म को बंद करने का इकलौता तरीका है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोजाना ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं उनका अमिगडाला शांत हो जाता है और उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। इसका मतलब ये है कि कृतज्ञ व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों में भी बेहतर फैसले ले पाता है। जहां एक आम आदमी घबराकर गलती कर बैठता है, वहां एक आभारी मस्तिष्क शांत रहकर रास्ता ढूंढ लेता है। इसीलिए महान लीडर्स और सफल एथलीट्स हार के बाद भी कृतज्ञता ढूंढते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही उनके दिमाग को अगले लेवल पर ले जाएगा। निष्कर्ष,
अध्याय 1 का सार। अध्याय 1 का सार यही है कि कृतज्ञता कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपके शरीर की केमिस्ट्री बदलने का सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका है। लेकिन अगर हमारे पास ये शक्ति है तो हम शिकायत क्यों करते हैं? हमारी ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे शिकायत की आदत, सबसे बड़ा एनर्जी लीक। हम जानेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी शिकायत आपके दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है। क्या आप अपने दिमाग को इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं आभारी हूं। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सीरीज आपके जीवन की सबसे बड़ी हीलिंग होने वाली है। अध्याय 1 में हमने कृतज्ञता के न्यूरोकेमिकल पावर को समझा। अब हम उस अंधेरे हिस्से की बात करेंगे जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, शिकायत। अध्याय 2, शिकायत की आदत, सबसे बड़ा एनर्जी लीक, एक अदृश्य दीमक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा थके हुए, चिड़चिड़े और दुखी क्यों रहते हैं? भले ही उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे कमी ढूंढ ही लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ी सी शिकायत करने में क्या बुराई है, लेकिन विज्ञान कहता है कि शिकायत करना आपके दिमाग के लिए वैसा ही है जैसे लोहे के लिए जंग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और MIT न्यूज़ की ताज़ा रिसर्च में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने दिमाग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आज इस अध्याय में हम डिकोड करेंगे कि कैसे शिकायत की आदत आपकी सफलता और सेहत को दीमक की तरह चाट रही है। तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना नकारात्मक विलाप है, कंप्लेनिंग है। भाग 1, हिपोकैम्पस का सिकोड़ना, विज्ञान का डरनाक सच। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। ये हिस्सा आपकी याददाश्त यानी मेमोरी, समस्या सुलझाने की क्षमता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और आपकी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने MRI स्कैन के जरिए पाया कि जो लोग बार बार शिकायत करते हैं या नकारात्मक माहौल में रहते हैं, उनका हिपोकैम्पस शारीरिक रूप से सिकुड़ने लगता है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शिकायत करने से आप न सिर्फ दुखी होते हैं बल्कि आप मूर्ख भी होते जा रहे हैं। जब आप शिकायत करते हैं, जैसे मेरे पास ये नहीं है या मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका शरीर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन फाइट या फ्लाइट मोड के लिए बना था, लेकिन जब ये आपके खून में हमेशा बना रहता है तो ये दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को तोड़ देता है। शिकायत करना आपके मस्तिष्क की बायोलॉजिकल धुलाई नहीं बल्कि बायोलॉजिकल तबाही है। भाग 2, न्यूरल पाथवे, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। न्यूरोसाइंस का एक प्रसिद्ध नियम है, हेबियन लॉ। ये कहता है कि जो न्यूरॉन्स बार बार एक साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। जब आप पहली बार शिकायत करते हैं तो ये एक कच्ची पगडंडी जैसा होता है, लेकिन जब आप इसे रोज की आदत बना लेते हैं तो आपका दिमाग उस पगडंडी को एक सुपर हाईवे बना देता है। अब आपका दिमाग डिफ़ॉल्ट रूप से समस्याओं को खोजने में माहिर हो जाता है। इसे हम शिकायत का चक्र कह सकते हैं। 1, शिकायत, आप एक कमी देखते हैं। 2, रिलीज, कॉर्टिसोल बढ़ता है। 3, वायरिंग, दिमाग उस नकारात्मक विचार को मजबूत करता है। 4, पुनरावृत्ति, अगली बार समस्या ढूंढना और आसान हो जाता है। ये किताब लुईस हेस साफ कहती है कि शिकायत आपकी एनर्जी को चूस लेती है। ये एनर्जी वो ईंधन है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाने के लिए मिली थी, लेकिन आपने उसे रोने में खर्च कर दिया। भाग 3, RAS का नकारात्मक फिल्टर, नेगेटिव प्राइमिंग। याद कीजिए हमारी RAS वाली सीरीज। आपका RAS एक फिल्टर है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप अनजाने में अपने RAS को एक कमांड दे रहे होते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी गलत है उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। अगर आप कहते हैं कि लोग धोखेबाज हैं, तो आपका RAS पूरे दिन में करोड़ों लोगों में से सिर्फ उन 2 लोगों को ढूंढकर आपके सामने खड़ा कर देगा जो धोखेबाज हैं। बाकी के नेक लोग आपके लिए अदृश्य हो जाएंगे। यही वो जगह है जहां एनर्जी लीक होता है। आप अपनी मानसिक शक्ति को अवसर ढूंढने के बजाय बहाने ढूंढने में लगा रहे हैं। कृतज्ञता इस चक्र को तोड़ती है। कृतज्ञता आपके RAS को एक नया इंस्ट्रक्शन मैनुअल देती है कि अब से मुझे वो दिखाओ जो सही है, वो दिखाओ जो मुझे आगे बढ़ा सके। निष्कर्ष, शिकायत मुक्त 24 घंटे। अध्याय 2 का सार ये है कि आपकी शिकायत सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके भविष्य की बर्बादी की कोडिंग है।
यदि आप आज दुखी हैं तो एक बार चेक कीजिए कि आप पिछले 24 घंटे में कितनी बार आभार से भटके और शिकायत में उलझे। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगले 24 घंटे तक एक भी शिकायत न करें, न मौसम की, न ट्रैफिक की, न सरकार की और न ही अपनी किस्मत की। जैसे ही कोई शिकायत मन में आए उसे तुरंत एक कृतज्ञता के विचार से बदल दें। लेकिन क्या ये शिकायतें हमारे शरीर को बीमार भी कर सकती हैं? क्या हमारे भीतर का अपराध बोध और गुस्सा कैंसर या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे अध्याय 3, ग्रैटिट्यूड और हीलिंग। हम जानेंगे कि कैसे धन्यवाद कहना आपके शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने का काम करता है। क्या आप इस एनर्जी लीक को रोकने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, आज से शिकायत बंद। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम हीलिंग के रहस्यों को खोलने वाले हैं। अब हम इस सीरीज के उस हिस्से में हैं जो सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। यहाँ हम सिर्फ मानसिक शांति की नहीं बल्कि शारीरिक रिकवरी की बात करेंगे। विज्ञान अब मान रहा है कि आपका शरीर सिर्फ दवाइयों से नहीं बल्कि आपके इमोशनल सिग्नल से ठीक होता है। अध्याय 3, ग्रैटिट्यूड और हीलिंग, शरीर की अपनी प्रयोगशाला। क्या आपका शरीर आपकी बातें सुन रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव में आपके पेट में मरोड़ क्यों उठती है या डर में आपका गला क्यों सूख जाता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपका शरीर एक जैविक टेप रिकॉर्डर है जो आपके हर विचार और हर भावना को रिकॉर्ड कर रहा है। लेखिका लुइस हे कहती हैं कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, कैंसर या जोड़ों का दर्द भीतर जमी हुई नाराजगी, डर और अपराध बोध यानी गिल्ट का नतीजा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात है? नहीं। नासा और हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च अब ये साबित कर चुकी है कि जब आप कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने शरीर को एक ऐसा केमिकल सिग्नल भेजते हैं जो हीलिंग की प्रक्रिया को 10 गुना तेज कर देता है। आज हम जानेंगे उस चमत्कार के पीछे का विज्ञान। तैयार हो जाइए अपने शरीर की आंतरिक प्रयोगशाला को सक्रिय करने के लिए। भाग 1, वेगस नर्व और रेस्ट एंड रिपेयर मोड। हमारे शरीर में एक सबसे लंबी तंत्रिका होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये आपके दिमाग को आपके दिल, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। जब आप गुस्से या शिकायत में होते हैं तो आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। इस अवस्था में शरीर अपनी सारी ऊर्जा लड़ने में लगा देता है और रिपेयरिंग का काम रुक जाता है। लेकिन जैसे ही आप गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं, आपकी वेगस नर्व एक सिग्नल भेजती है जिसे विज्ञान कहता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। ये शरीर को रेस्ट एंड रिपेयर मोड में डाल देता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च के अनुसार कृतज्ञता के दौरान आपका शरीर DHEA, जिसे यूथ हार्मोन कहा जाता है, का उत्पादन बढ़ा देता है और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को 23% तक कम कर देता है। सरल शब्दों में, कृतज्ञता वो स्विच है जो आपके शरीर की स्वमरम्मत मशीनरी को ऑन कर देता है। जब आप कहते हैं मैं इस पल के लिए आभारी हूं, तो आपका शरीर समझ जाता है कि अब लड़ाई खत्म हुई, अब घाव भरने का समय है। भाग 2, नासा और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। नासा के वैज्ञानिक और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक अद्भुत खोज की है। जब हम प्रशंसा या आभार महसूस करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन का पैटर्न एक विशेष लय में आ जाता है जिसे कोहेरेंस या सुसंगतता कहते हैं। वैज्ञानिक सूत्र के अनुसार हीलिंग रेट इज प्रोपोर्शनल टू हार्ट कोहेरेंस इनटू इमोशनल रिलीज। जब आपका दिल इस कोहेरेंस अवस्था में होता है तो वो एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो आपके दिमाग के अल्फा और थीटा तरंगों को संतुलित कर देता है। ये वो अवस्था है जहां चमत्कार होते हैं। इसी अवस्था में इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं यानी T सेल्स अधिक सक्रिय हो जाती हैं। यानी आपकी कृतज्ञता आपके शरीर की सुरक्षा सेना को मजबूत कर रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये उच्च स्तरीय बायोफिजिक्स है। भाग 3, भावनात्मक रिहाई और रोग। लुइस हे का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हीलिंग एक इमोशनल रिलीज है। जब हम किसी के प्रति नफरत या खुद के प्रति अपराध बोध पालते हैं तो वो भावना हमारे शरीर के किसी हिस्से में ऊर्जा की गांठ बनकर जम जाती है। आधुनिक विज्ञान इसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहता है। रिसर्च बताती है कि पुरानी नाराजगी यानी क्रॉनिक रिजेंटमेंट हमारे शरीर की सूजन को बढ़ा देती है, जो बाद में गंभीर बीमारियों का लूप ले लेती है।
कृतज्ञता क्या करती है? कृतज्ञता उस ऊर्जा की गांठ को ढीला कर देती है। जब आप अपने शरीर से कहते हैं, मैं आभारी हूं कि मेरी कोशिकाएं हर पल मेरा साथ दे रही हैं, तो आप उस अचेतन तनाव को मुक्त कर देते हैं। हीलिंग का अर्थ सिर्फ बीमारी का जाना नहीं है, बल्कि उस मानसिक युद्ध का अंत है जो आप सालों से अपने ही खिलाफ लड़ रहे थे। निष्कर्ष, हीलिंग की पहली खुराक। अध्याय 3 का सार ये है कि आपका शरीर आपकी सबसे वफादार मशीन है। इसे सजा न दें, इसे आभार दें। आज रात सोने से पहले अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद कहें। उन फेफड़ों को जो आपके बिना कहे सांस ले रहे हैं, उस दिल को जो आपके पैदा होने से पहले से धड़क रहा है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा दर्द शरीर में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपा हो? उस अतीत को कैसे थैंक यू कहें जिसने हमें चोट पहुंचाई? क्या हम अपने जख्मों के लिए भी आभारी हो सकते हैं? अगले अध्याय में हम सबसे मुश्किल विषय पर बात करेंगे। अध्याय 4, पास्ट को कैसे थैंक यू कहें। हम जानेंगे उस तकनीक के बारे में जो आपको अतीत की जंजीरों से आज़ाद कर देगी। क्या आप अपनी रूह को हल्का करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं खुद को माफ करता हूँ। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये यात्रा अब आपकी आत्मा की गहराइयों में जाने वाली है। मिलते हैं अध्याय 4 में। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सबसे बड़े शूरवीर भी हार मान लेते हैं। अपने वर्तमान के लिए आभारी होना आसान है, लेकिन उस अतीत पास्ट को धन्यवाद कहना जिसने हमें जख्म दिए, जिसने हमें तोड़ा, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन विज्ञान और आध्यात्म दोनों कहते हैं जब तक आप अपने अतीत से लड़ेंगे अब कभी मुक्त नहीं हो सकते। अध्याय 4, पास्ट को कैसे थैंक यू कहें। न्यूरल प्रूनिंग और आज़ादी। अतीत का लंगर, द एंकर ऑफ द पास्ट। क्या आप आज भी उन बातों को याद करके काम जाते हैं जो सालों पहले हुई थी? क्या किसी का दिया हुआ धोखा या कोई पुरानी नाकामी आज भी आपकी रातों की नींद उड़ा देती है? हम अक्सर सोचते हैं कि अतीत बीत चुका है, लेकिन सच ये है कि जब तक आप उस दर्द के प्रति नाराजगी रखते हैं, वो अतीत आपके वर्तमान में जिंदा रहता है। लुइस हे कहती हैं, कृतज्ञता का अर्थ गलत को सही कहना नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं अब इस बोझ को ढोना बंद करता हूँ। आज इस अध्याय में हम न्यूरल 9 साइंस की उस रिसर्च को डिकोड करेंगे जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा थैंक यू आपके पुराने जख्मों की न्यूरो सर्जरी कर सकता है। तैयार हो जाइए अपने अतीत के लंगर को काटकर आज़ादी की उड़ान भरने के लिए। भाग 1, न्यूरल प्रूनिंग, यादों की काट छांट। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपकी हर याद एक न्यूरल पाथवे है। जब आप किसी पुराने दर्द को बार बार याद करते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं तो आप उस दर्द के रास्ते को और मजबूत कर देते हैं। नेचर नैनो साइंस की रिसर्च एक अद्भुत प्रक्रिया के बारे में बताती है जिसे कहते हैं न्यूरल प्रूनिंग। हमारा दिमाग उन रास्तों को छांट देता है जिनकी उसे ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समस्या ये है कि जब आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं तो आप उसे इम्पॉर्टेंट का टैग दे देते हैं और दिमाग उसे कभी डिलीट नहीं करता। जब आप अपने अतीत के किसी कड़वे अनुभव को देखते हैं और कहते हैं धन्यवाद क्योंकि तुमने मुझे मजबूत बनाया या धन्यवाद क्योंकि तुमने मुझे ये सबक सिखाया, तो आप उस याद का इमोशनल चार्ज खत्म कर देते हैं। जैसे ही आप आभार का स्विच दबाते हैं, दिमाग उस पुरानी याद को खतरनाक की कैटेगरी से हटाकर अनुभव की कैटेगरी में डाल देता है। इसी पल न्यूरल प्रूनिंग शुरू होती है और वो पुराना दर्द आपके सिस्टम से धीरे धीरे गायब होने लगता है। भाग 2, एपिजेनेटिक्स और डीएनए की मुक्ति। हार्वर्ड हेल्थ और एमआईटी की रिसर्च अब ये साबित कर रही है कि हम सिर्फ अपना अतीत नहीं ढोते बल्कि अपने पूर्वजों का अनसुलझा दर्द भी अपने डीएनए में लेकर चलते हैं। इसे एपिजेनेटिक टैग्स कहा जाता है। अगर आपके माता पिता या दादा दादी ने कोई बड़ा डर या अभाव झेला है तो वो केमिकल सिग्नल आपके भीतर भी मौजूद हो सकता है। कृतज्ञता वो केमिकल इरेजर है जो इन टैग्स को बदल सकती है। जब आप अपने अतीत को, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न रहा हो, स्वीकार करके उसे रिलीज करते हैं तो आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की कोडिंग बदल रहे होते हैं। आप अपने डीएनए को ये संदेश देते हैं कि अब लड़ाई खत्म हुई, अब हम सुरक्षित हैं। अतीत को धन्यवाद कहना कमजोरी नहीं बल्कि अपने भविष्य को आज़ाद करने का सबसे बड़ा पावर मूव है। भाग 3, माफी और आभार का गुप्त विज्ञान। लुइस हे का एक बहुत बड़ा सत्य है, जब तक आप अपने अतीत से लड़ते रहेंगे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं उस इंसान को थैंक यू कैसे कहूँ जिसने मेरा बुरा किया। समझिए, आप उसे थैंक यू उसके काम के लिए नहीं कह रहे बल्कि आप उस लेसन के लिए कह रहे हैं जिसने आज आपको इस काबिल बनाया कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और खुद को बदलना चाहते हैं।
वैज्ञानिक तौर पर जब आप माफ़ करके आभार व्यक्त करते हैं तो आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हार्मोन सीधे एमिगडाला यानी डर के केंद्र को शांत कर देता है। माफ़ी दूसरे इंसान के लिए नहीं, माफ़ी आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। कृतज्ञता वो चाबी है जो उस जेल का दरवाज़ा खोलती है जिसके कैदी भी आप थे और जेलर भी आप ही थे। निष्कर्ष, अतीत का विसर्जन। अध्याय 4 का सार यही है कि आपका अतीत एक स्कूल था, उम्र भर की जेल नहीं। उसे थैंक यू बोलिए, उससे अपना सबक लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब आप बोझ कम करते हैं तभी आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अतीत को छोड़ना काफ़ी है? हम अपने भविष्य की नई स्क्रिप्ट कैसे लिखें? कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी कोशिकाओं को नई ट्रेनिंग दें? अगले अध्याय में हम बात करेंगे एफर्मेशंस प्लस ग्रैटिट्यूड। हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक शब्द और आभार मिलकर आपके मस्तिष्क का नया सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। क्या आप अपनी नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं अतीत से मुक्त हूँ। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम निर्माण की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम अपने मस्तिष्क के कोडिंग रूम में प्रवेश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एफर्मेशंस सिर्फ खुद से झूठ बोलना है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये न्यूरो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। अध्याय 5, एफर्मेशंस प्लस ग्रैटिट्यूड, सिनैप्टिक मास्टरी। शब्दों की शक्ति या कोरी कल्पना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्द आपकी हकीकत को कैसे बदलते हैं? हम दिन भर में खुद से हजारों बातें करते हैं, लेकिन उनमें से 80% नकारात्मक होती हैं। मैं थका हुआ हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। वैज्ञानिक रूप से ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एग्जीक्यूटेबल कमांड्स हैं। लुइस हे कहती हैं कि एफर्मेशंस जबरदस्ती सकारात्मक बनने के लिए नहीं है, बल्कि ये मन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए हैं। आज इस अध्याय में हम MIT और कॉग्निटिव साइंस की उन रिसर्चों को डिकोड करेंगे जो साबित करती हैं कि जब आप आभार के साथ सकारात्मक वाक्य जोड़ते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के हार्डवेयर को दोबारा लिख रहे होते हैं। तैयार हो जाइए अपने जीवन की नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए। भाग 1, हेबियन लॉ, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा नियम है हेबियन थ्योरी। ये कहता है कि जब दो न्यूरॉन्स एक ही समय में बार बार सक्रिय होते हैं तो उनके बीच का संबंध भौतिक रूप से मजबूत हो जाता है। जब आप एक एफर्मेशन बोलते हैं, जैसे मैं सुरक्षित हूँ और ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है, तो आप अपने दिमाग में एक नया विद्युत पथ बना रहे होते हैं। वैज्ञानिक सूत्र के अनुसार सिनैप्टिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू रेपिटेशन। यहाँ इंटेंसिटी आती है कृतज्ञता से और रेपिटेशन आती है एफर्मेशन से। सिर्फ शब्द दोहराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप उस शब्द के साथ आभार की भावना को जोड़ देते हैं तो वो विचार आपके दिमाग में कंक्रीट की तरह जम जाता है। आप सिर्फ सोच नहीं रहे, आप अपने मस्तिष्क के साइनैप्सिस को मजबूत कर रहे हैं। आप अपने दिमाग को एक नया डिफ़ॉल्ट मोड दे रहे हैं। भाग 2, कॉग्निटिव प्राइमिंग, दिमाग को तैयार करना। MIT न्यूज़ की रिसर्च के अनुसार हमारा दिमाग प्राइमिंग के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को जो शुरुआती संकेत देते हैं वो पूरा दिन उन्हीं संकेतों के आधार पर जानकारी फिल्टर करता है। जब आप कृतज्ञता के साथ एफर्मेशंस बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को प्राइम कर रहे होते हैं। लुइस हे के 3 सबसे शक्तिशाली वाक्य। 1, मैं जीवन के लिए आधारी हूँ, ये आपके सर्वाइवल ब्रेन को शांत करता है। 2, मैं सुरक्षित हूँ, ये कोर्टिसोल को कम करता है और हीलिंग बढ़ाता है। 3, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, ये आपके सेल्फ वर्थ के न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपके RAS को दी गई एक नई लिस्ट है। जब आप सुबह खुद से कहते हैं कि आज मेरे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है और मैं इसके लिए आभारी हूँ, तो आपका दिमाग उन अवसरों को ढूंढना शुरू कर देता है जिन्हें वो कल तक देख ही नहीं पा रहा था। भाग 3, क्या एफर्मेशंस झूठ बोलना है? द ट्रूथ अबाउट बिलीफ। समझिए, एफर्मेशंस वर्तमान हकीकत को झुठलाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना को प्लांट करने के लिए हैं। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि जब आप किसी भविष्य की स्थिति को कृतज्ञता के साथ वर्तमान में महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क के लिए अनुभव और गहन कल्पना में कोई अंतर नहीं है। जब आप कहते हैं मैं अपनी सफलता के लिए आभारी हूं, तो आप अपने न्यूरॉन्स को उस सफलता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे होते हैं। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप अपने क्वांटम माइंड को उस हकीकत को चुनने का निर्देश दे रहे हैं जो पहले से ही संभावनाओं के महासागर में मौजूद है।
निष्कर्ष, शब्दों का नया संसार। अध्याय 5 का सार ये है कि आपके शब्द आपकी कोशिकाओं का भोजन है। उन्हें जहर न दें, उन्हें आभार और शक्ति के शब्द दें। एफर्मेशन सिर्फ बोलना नहीं, उन्हें कृतज्ञता की स्याही से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लिखना है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम दिन के 24 घंटे इस हाई फ्रीक्वेंसी में रह सकें? अगले अध्याय में हम बात करेंगे डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हम जानेंगे उस 3 स्टेप फॉर्मूला के बारे में जो आपके दिमाग को कमी से हटाकर पूर्णता देखने की स्थायी ट्रेनिंग दे देगा। क्या आप अपनी डेली मास्टरी के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपना सबसे पसंदीदा एफर्मेशन लिखें। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम इस यात्रा के सबसे व्यावहारिक पहाड़ में पहुंच रहे हैं। मिलते हैं। अब हम इस यात्रा के उस हिस्से में हैं जहां जानना यानी नोइंग खत्म होता है और होना यानी बीइंग शुरू होता है। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है उसे लागू करने की। अध्याय 5 तक हमने समझा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन उसे रोजाना कैसे ट्यून करना है ये सीखेंगे। अध्याय 6 डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, दिमाग की डेली ट्यूनिंग। आदत का विज्ञान या अनुशासन का बोझ। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिम जाते हैं तो पहले ही दिन बॉडी क्यों नहीं बनती? क्योंकि शरीर को बदलने के लिए इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। ज्यादातर लोग एक दिन कृतज्ञता महसूस करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन MIT और हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च कहती है कि अगर आप अपने दिमाग के डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN को बदलना चाहते हैं तो आपको इसे रोजाना प्रैक्टिस करना होगा। लुइस हे कहती हैं, आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम उठाने हैं। आज हम जानेंगे उस 3 स्टेप वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के बारे में जो आपके मस्तिष्क को कमी देखने के बजाय पूर्णता देखने के लिए स्थायी रूप से रीवायर कर देगा। तैयार हो जाइए अपने मस्तिष्क की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। भाग 1, लिखने का जादू, द साइंस ऑफ हैंडराइटिंग। लुइस हे का सबसे बड़ा सुझाव है लिखना। लेकिन क्यों? क्या हम सिर्फ सोच नहीं सकते? MIT न्यूज़ की एक रिसर्च के अनुसार जब आप हाथ से यानी हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के हजारों न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं। इसे विज्ञान में एनकोडिंग कहते हैं। टाइप करने या सिर्फ सोचने के मुकाबले लिखने से जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ज्यादा गहराई से उतरती है। जब आप कागज पर लिखते हैं, मैं आज के इस सूरज की रोशनी के लिए आभारी हूं, तो आपका हाथ, आपकी आंखें और आपका दिमाग एक सिनेप्टिक ब्रिज बनाते हैं। ये क्रिया आपके दिमाग को ये स्पष्ट संदेश देती है कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे स्टोर करो। इसीलिए कृतज्ञता की डायरी सिर्फ एक किताब नहीं, आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है। भाग 2, 3 आइटम रूल और स्कैनिंग मैकेनिज्म। हार्वर्ड हेल्थ की एक प्रसिद्ध स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोजाना सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं, 21 दिन बाद उनका दिमाग अपने आप दुनिया में सकारात्मक अवसर ढूंढने लगता है। इसे हम द टेट्रिस इफेक्ट कहते हैं। अगर आप दिन भर कमी ढूंढते हैं तो आपका दिमाग कमी ढूंढने में एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन जब आप उसे रोज 3 चीजें ढूंढने का टास्क देते हैं तो आप अपने RAS को स्कैनिंग की नई ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वैज्ञानिक समीकरण ये है, focus positive equals to summation of I equals to 1 to 3 into gratitude daily into emotion। ये अभ्यास दिमाग को ये सिखाता है कि पूर्णता यानी abundance कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब आप छोटी चीज़ों के लिए आभारी होते हैं तो आप बड़े क्वांटम संभावनाओं के लिए अपने दिमाग के द्वार खोल देते हैं। भाग 3, नाइट टाइम प्रोटोकॉल, द थीटा ब्रिज। प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण समय वो है जब आप सोने वाले होते हैं। नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सोने से ठीक पहले का समय थीटा यानी थीटा अवस्था का होता है, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा खुला यानी रिसेप्टिव होता है। ज़्यादातर लोग सोने से पहले न्यूज़ देखते हैं या अपनी चिंताओं को दोहराते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर रात भर स्ट्रेस मोड में रहता है। लुइस हे सिखाती हैं कि बिस्तर पर लेटते ही अपने दिन की सबसे 3 अच्छी बातें याद कीजिए। जब आप कृतज्ञता के साथ सोते हैं तो आप अपने दिमाग को रात भर रिपेयर और सॉल्यूशन मोड में रहने का निर्देश दे रहे हैं। सुबह उठते ही आप एक फ्रेश और हाई वाइब्रेशन वाले दिमाग के साथ जागते हैं। ये नाइट टाइम हैक आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए काफ़ी है। ये अभ्यास सिर्फ आपको अच्छी नींद नहीं देता, ये आपके भविष्य की न्यूरल कोडिंग को बदल देता है। निष्कर्ष,
पूर्णता की मास्टरी। अध्याय 6 का सार ये है कि कृतज्ञता सिर्फ एक विचार नहीं, एक अनुशासन है। इसे रोजाना करें, चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों। याद रखें, जब आप अपनी देखने की क्षमता बदलते हैं तो जो आप देख रहे हैं वो अपने आप बदल जाता है। लेकिन क्या ये सब तकनीक है? क्या इसके अंत में हमें वो आज़ादी मिलेगी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? कृतज्ञता का अंतिम पड़ाव क्या है? अगले और अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे फाइनल चैप्टर, ग्रैटिट्यूड इक्वल्स इनर फ्रीडम। हम जानेंगे कि कैसे कृतज्ञता खुद से लड़ाई खत्म करने की कला है और कैसे ये आपको मुक्ति की ओर ले जाती है। क्या आप अपनी आंतरिक आज़ादी के लिए तैयार हैं? कमेंट में आज की वो एक चीज़ लिखें जिसके लिए आप वाकई आभारी हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि अब हम इस महायात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनल चैप्टर, ग्रैटिट्यूड इक्वल्स इनर फ्रीडम। भाग 1, प्रतिरोध का अंत, द एंड ऑफ रेजिस्टेंस। लुईस हे का अंतिम संदेश बहुत सरल है। कृतज्ञता तकनीक नहीं बल्कि खुद से लड़ाई खत्म करने की कला है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस पल से लड़ने में बिता देते हैं। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों नहीं है। वैज्ञानिक रूप से जब आप वर्तमान स्थिति से लड़ते हैं तो आप रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध पैदा करते हैं। नेचर न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि ये मानसिक प्रतिरोध हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता को कम कर देता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि तैयार होना है। विज्ञान में इसे स्टेट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। जब आप लड़ना बंद करते हैं तभी आपकी ऊर्जा समाधान ढूंढने में लगती है। कृतज्ञता वो सफ़ेद झंडा है जो आप अपने भीतर चल रहे गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए लहराते हैं। भाग 2, क्वांटम सरेंडर और नासा की रिसर्च। जब नासा के वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो वो एक विशेष मानसिक अवस्था की बात करते हैं जिसे टोटल प्रेजेंस कहा जाता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं बिना किसी शिकायत के, तो आपका दिमाग अल्फा और गामा तरंगों के एक दुर्लभ संगम में पहुंच जाता है। इसे ही हम इनर फ्रीडम कहते हैं। MIT न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार जब मस्तिष्क आभार की चरम अवस्था में होता है तो वो भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाता है। यही वो क्वांटम स्टेट है जहां आप सिर्फ एक शरीर नहीं रह जाते बल्कि अनंत संभावनाओं का एक हिस्सा बन जाते हैं। कृतज्ञता आपको उस अहम ब्रह्मास्मि के एहसास तक ले जाती है जहां आप जान जाते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ही ब्रह्मांड है। और जब आप खुद को ब्रह्मांड मान लेते हैं तो आज़ादी आपसे सिर्फ एक विचार की दूरी पर होती है। भाग 3, कृतज्ञता इक्वल्स मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ। इस किताब का अंतिम सार ये है कि कृतज्ञता आपको अमीर बनाने का वादा नहीं करती, ये आपको हल्का बनाती है। और जब इंसान हल्का होता है तो वो ऊंचा उड़ना सीख जाता है। आंतरिक आज़ादी का अर्थ है अपनी खुशियों के लिए परिस्थितियों का गुलाम न होना। अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप आभारी हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। यही वो अजेय अवस्था है जिसे हमारे ऋषियों ने स्थित प्रज्ञ कहा था। जब आप इस पल को स्वीकार कर लेते हैं तब जिंदगी आपको बदलने लगती है। आप अब कोशिश नहीं कर रहे, आप हो रहे हैं। आपकी कृतज्ञता अब एक अभ्यास नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन चुकी है। आप आज़ाद हैं अपने डर से, अपनी तुलनाओं से और अपने ही बनाए हुए मानसिक बंधनों से। तो दोस्तों, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड की ये महाश्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। हमने विज्ञान की कसौटी पर परखा कि कैसे एक छोटा सा धन्यवाद हमारी कोशिकाओं से लेकर हमारी किस्मत तक को बदल सकता है। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ जानकारी है जब तक उसे लागू न किया जाए। इन 7 अध्यायों को सिर्फ सुनिए नहीं, इन्हें अपनी रगों में उतारिए। आज से जब भी आप आंखें खोलें, पहला शब्द आभार होना चाहिए। इस सीरीज ने अगर आपके जीवन में 1% भी बदलाव लाया है तो मेरी मेहनत सफल है। इसे उन लोगों तक पहुंचाए जो आज भी अपनी लड़ाई में थके हुए हैं। कमेंट में अपना अंतिम संकल्प लिखें, मैं आज़ाद हूं और मैं आभारी हूं। मैं हूं आपका दोस्त और हम फिर मिलेंगे विज्ञान और चेतना के एक और नए धमाके में। तब तक के लिए अपने भीतर के क्वांटम मास्टर को जगाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।